चार्टर अधिनियम 1833। तो इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल। तो हाँ अभी बताते हैं क्यों था आखिरी। तो इसको समझिए, चार्टर अधिनियम 1833 में क्या क्या हुआ था। सबसे पहले तो इसमें कहा गया कि अब पद का नाम का चेंज कर दिया गया। कहा गया कि अब भारत बंगाल का जो गवर्नर जनरल का पद है उस पद को अब भारत के गवर्नर जनरल के पद से जाना जाएगा। पहला काम क्या हुआ, बंगाल का गवर्नर जनरल पद, बंगाल का गवर्नर जनरल क्या एक पद है, पद को अब भारत, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पद में बदल दिया गया। तो वैसे कौन व्यक्ति थे जिसको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ? ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं इस प्रकार, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल हुए, उसी के टाइम में हुआ है ये। ठीक है, तो लिखिएगा इस प्रकार, लॉर्ड विलियम बेंटिक अंतिम बंगाल के गवर्नर जनरल, अंतिम बंगाल के गवर्नर जनरल और प्रथम भारत के गवर्नर जनरल पद पर आसीन हुए, पद पर रहे। ठीक है, कोई दिक्कत? लिख लिए? तो प्रथम और अंतिम, बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम अंतिम हो गया, यही और तो भारत, सिर्फ भारत शब्द जुट गया। क्या हट गया? बंगाल हट गया और भारत जुट गया। बंगाल के जगह पे बंगाल को डिलीट कर दिए, भारत को वहाँ लगा दिए। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि अब वो जो है विस्तारवादी नीति के तहत जो है भारत को पूरा मानने लगा है। पहले क्या था कि एक क्षेत्रीय स्तर पर नाम था, तो उस समय तक वो उतना नहीं था कि पूरे भारत में, और भी राजे रजवाड़े का क्षेत्र था। लेकिन यहाँ तक आते आते क्या हुआ कि उसको एक लगा कि नहीं, अब जो है नाम भी थोड़ा विस्तृत होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए, तो नाम को जो है भारत कर दिया गया। ठीक है, और उसमें कहा गया था इस अधिनियम में दास प्रथा को समाप्त, चार्टर अधिनियम 1833 का दास प्रथा को समाप्त किया गया। समाप्त करने की बात कही गई, ऐसे लिखिएगा, लेकिन उस समय नहीं किया गया था। लेकिन यह समाप्त कब किया गया, ये सवाल पूछता है। इसे मतलब दास प्रथा को 1843 में समाप्त किया गया। यहाँ क्या सवाल पूछता है, लिख लिए? यहाँ पूछेगा कि दास प्रथा का उन्मूलन किस अधिनियम के तहत व्यवस्था किया गया खत्म करने का। दास प्रथा को खत्म करने के बारे में कौन सा अधिनियम कहता है? 1833 का चार्टर अधिनियम कहता है। लेकिन फिर दूसरा सवाल पूछेगा, दास प्रथा को कब खत्म किया गया? तो इसको हम कह सकते हैं कि 1833 चार्टर अधिनियम के तहत 1843 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त किया गया। समझ गए? इसको इस तरह से कह सकते हैं कि 1833 चार्टर अधिनियम के तहत 1843 में, अगले 10 वर्ष लग गया इसको समाप्त करने में, कानून को लागू करने में 10 वर्ष लग गया। ठीक है, तो दास प्रथा को समाप्त किया गया 1843 में। इस अधिनियम में एक और बात कही गई थी कि जो
कर्मचारियों की जो नियुक्ति होगी, कर्मचारियों की जो नियुक्ति होगी जो है वो बिना किसी भेदभाव का होगा। मूल, वंश, जाति, क्षेत्र आदि के आधार पर जो है बिना किसी भेदभाव के नियुक्ति होगी। ये बात इस अधिनियम में कहा गया है, लिख लीजिए, ठीक है। लेकिन इसको अमल में नहीं लाया गया, लेकिन बात है तो लिखिएगा ही। कर्मचारियों की नियुक्ति, कर्मचारियों की नियुक्ति में अब मूल, वंश, जाति, क्षेत्र आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा इस अधिनियम के तहत। इसमें जोड़ लीजिएगा, इस एक्ट के तहत। ठीक है, क्या है इस एक्ट के तहत? कर्मचारियों की नियुक्ति में मूल, वंश, जाति, क्षेत्र आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये बात कही गई इसमें। तो ये चीज़ देखिए आज के संविधान में भी तो है, हम लोग के संविधान में है कि नहीं है? अनुच्छेद 15 को याद रखिए, है ना, भेदभाव नहीं किया जाएगा मूल, वंश, जाति, भेद के आधार पर। और इस अधिनियम में ये भी कहा गया कि प्रेसिडेंसी कौन कितना थे? मद्रास, बम्बई और बंगाल, और उसी तीनों का हेड बॉस थे भारत का गवर्नर जनरल, जो कि पहले किस नाम से जाना जाता था? बंगाल का गवर्नर जनरल। तो ये जो तीन प्रेसिडेंसी थे, ये तीनों प्रेसिडेंसी को जो स्थानीय स्तर पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है, तीनों प्रेसिडेंसी में से मद्रास है जो कि दुर्गम क्षेत्र में है, और बंगाल तो मान लीजिए मुख्यालय के करीब ही है ना, मद्रास और बम्बई। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को स्थानीय स्तर पर कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया उससे। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी से स्थानीय स्तर पर जो पहले से उसको अधिकार था, कानून बनाता था स्थानीय स्तर पर, वो उससे छीन लिया गया। मद्रास और बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन उसको ले आया गया, मतलब केंद्रीकरण कर लिया। इसका मतलब क्या हो गया? इससे क्या पता चलता है? शासन के केंद्रीकरण की दिशा में ये बढ़ गया। केंद्रीकरण, नाम भी देखिए पड़ गया भारत, क्या दिखाता है? ये केंद्रीकरण को दिखाता है, केंद्रीकरण को नहीं दिखाता है। केंद्रीकरण क्या होता है समझिए। केंद्रीकरण का मतलब होता है कि सिस्टम का एक ही जगह में केंद्रित हो जाना, ठीक है। पहले आप मद्रास को अधिकार दिए हुए थे कि स्थानीय स्तर पर छोटा मोटा कानून बना करके आप अपना काम कर लीजिए, लेकिन आप उसका सब पावर छीन करके आप एक ही जगह कंसंट्रेट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि पावर जो था उसको आप पावर छीन करके आप एक ही जगह ले रहे हैं और यहीं से सारा काम आदेश करिएगा, ये करिएगा, तो उसको हम कहेंगे केंद्रीकरण। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि 1833 का जो चार्टर अधिनियम है वो केंद्रीकरण के लिए मील का पत्थर साबित हुआ और पहला कदम था, है ना, नींव कह सकते हैं, केंद्रीकरण का नींव। नींव पड़ गया, मतलब क्षेत्रीय स्तर का अधिकार को हड़प लिया गया। उसको लगा कि हम ही जो करेंगे वही होगा, केंद्रीकरण का नींव पड़ गया। और इसमें हुआ था कि जो गवर्नर, अच्छा एक समझिए, जो भारत के गवर्नर जनरल होते थे वो अपने आप काम नहीं करता था, उसको काम करने के लिए, भारत में काम करने के लिए उसका एक परिषद होता था, काउंसिल होता था। काउंसिल में कुछ मेंबर होते थे और उन्हीं मेंबर के माध्यम से वो काम करते थे, तो उसी को कहा जाता था गवर्नर जनरल का परिषद, ठीक है। परिषद जो है वो गवर्नर जनरल के अधीन कुछ लोग होते थे, उसी के माध्यम से गवर्नर जनरल काम करता था, तो उसको हम बोलते हैं गवर्नर जनरल का परिषद। तो परिषद, इसमें जो है चार्टर अधिनियम में कहा गया कि एक जो है ना गवर्नर जनरल के परिषद में एक विधि सदस्य को जो है इंक्लूड किया गया, विधि सदस्य को शामिल किया गया।
और इसी अधिनियम के तहत विधि सदस्य को शामिल किया गया किसमें? गवर्नर जनरल के परिषद में। ठीक है। और इसी अधिनियम में कहा गया कि एक विधि आयोग का गठन, विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में? पहले तो कहा इस अधिनियम में कि एक विधि आयोग का गठन किया जाएगा, तो इसी विधि आयोग का गठन किया गया किसकी अध्यक्षता में बताइए? मैकाले। मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया, जिसका काम क्या होता था ये बताइए? विधि आयोग का काम क्या होता था? आखिर ये क्यों गठन किया? कोई तो काम होगा, उद्देश्य होगा ना, बिना उद्देश्य का कोई काम थोड़ी होता है। इसका उद्देश्य यही था कि भारत में जितने भी कानून बन रहा है उस सारे कानूनों को वर्गीकरण करना, कानूनों का वर्गीकरण करने की जिम्मेदारी थी, करना। समझ गए? तो 1833 चार्टर अधिनियम के तहत एक विधि आयोग के गठन करने की बात कही गई, जिसमें लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया और उसका काम होता था कि भारत में जितने भी कानून हैं उस सारे कानूनों को वर्गीकृत करना, मतलब एक अलग अलग पार्ट में बांटना और उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना, यही काम था उस विधि आयोग का। ठीक है। ये इस अधिनियम में एक चीज़ और बदलाव हुआ था कि जो खुली प्रतियोगिता परीक्षा लेने की बात कही गई थी, लेकिन ये संभव हुआ नहीं उस समय। इसमें कहा गया कि अब जो है कर्मचारी के जो कर्मचारी हैं और साथ में जो सिविल सेवा के अधिकारी होंगे, है ना, मुख्य अधिकारी, उनकी नियुक्ति जो होगी अब खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी। लेकिन ये बात लिख लीजिए, इस अधिनियम में लिखिएगा, इस अधिनियम के तहत, ठीक है, सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा कराने की व्यवस्था की गई। लेकिन उसमें जोड़िएगा, लेकिन यह कार्यान्वित नहीं हो सका। क्योंकि क्रियान्वित नहीं हो सका मतलब लागू नहीं हो सका, या है ना, पालन नहीं किया गया, क्रियान्वित नहीं हो सका। क्योंकि के साथ जोड़िएगा, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसा नहीं चाहता था। ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नहीं चाहने से ये जो है क्रियान्वित नहीं हुआ। समझ गए? तो ये कब हुआ क्रियान्वित? तो आगे अधिनियम में हुआ है, फिर पढ़ेंगे हम लोग आगे। लेकिन यहाँ पर काम शुरू हो गया। अब जो कहिएगा कि सिविल सेवकों की खुली भर्ती कब से शुरू हुआ है पता है आपको? किस अधिनियम के तहत भारत में सिविल सेवकों की खुली भर्ती कब से शुरू हुई? हाँ, 1854 के बाद से हो गया है। ठीक है। उसमें अब भारतीय भी शामिल हो सकते थे। इससे पहले कैसे नियुक्ति होती थी इसको समझिए। आपको मन में ये सवाल आना चाहिए कि जैसे हम कहें कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अरंगा लगने के कारण ये यहाँ काम इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, नहीं तो वहीं से शुरू हो जाता खुली भर्ती। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अरंगा क्यों लगाया? कोई अरंगा क्यों लगाता है? जब उसको लगता है, महसूस होता है कि इस काम को होने के बाद मेरा शक्ति का हनन हो जाएगा, जो हमको पावर मिला है उसको हनन हो जाएगा, मतलब छीन हो जाएगा हमसे जो। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पहले से एक पावर हुआ करता था कि सिविल सेवकों की नियुक्ति उसी की सिफारिश पर होता था। जिसके सर पर वो हाथ रख देता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वही सिविल सेवक बन जाता था। लेकिन उसमें कंडीशन था कि वो अंग्रेजी होना चाहिए, भारतीय को उसमें शामिल होने का कोई व्यवस्था था नहीं। तो ये व्यवस्था परंपरा में चली आ, मतलब उस समय से चली आ रही थी। कब से? 1793 के बाद से कार्नवालिस सिविल सेवा पद का सृजन किया था। उसके बाद जो उस पद पर नियुक्ति होती थी तो परीक्षा के माध्यम से नहीं, वो नियुक्ति होती थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के
सिफारिश पर, है ना, जिसको लग गया कि ये लड़का बन जाएगा SCS बस बना दिया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आशीर्वाद से बनता था। सिविल सेवकों की नियुक्ति कैसे होती थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सिफारिश पर। चार्टर अधिनियम 1853, इसमें अब क्या होगा? बंगाल का गवर्नर जनरल कि भारत का गवर्नर जनरल? हाँ, अब भारत का गवर्नर जनरल होगा। बताइए, भारत का गवर्नर जनरल उसमें कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी थे, ठीक है। डल लेक नाम सुने हैं ना? डल झील इसी के नाम पे बहुत चीज़ बनाया था ये, है ना। कंस्ट्रक्शन पर बहुत फोकस करता था ये, है ना। रेल, अभी रेल देन इसी का है भारत में, ठीक है। रोड, सड़क, PWD ये सब पर बहुत फोकस करता था। निर्माण कार्य में उसको बहुत मन लगता था, है ना। ये है। तो चार्टर अधिनियम 1853, इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। तो इसमें क्या कहा गया था? इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हो। गवर्नर जनरल जो है काम कैसे करता था? अपने परिषद के माध्यम से। गवर्नर जनरल का परिषद होते थे, काउंसिल, उसमें कुछ मेंबर हुआ करता था। उसी मेंबर के माध्यम से गवर्नर जनरल काम करता था, शासन करता था। तो इस अधिनियम में कहा गया है कि अब जो है परिषद में, गवर्नर जनरल के परिषद में सदस्यों को जो है बढ़ाया जाएगा, है ना। सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी। और साथ ही साथ यह कहा गया कि गवर्नर जनरल का जो परिषद है, तो पहले क्या था? खिचड़ी था। परिषद में मान लीजिए 10 लोग हैं, उस 10 लोगों में क्या काम करना होता था? इसी 10 में से सबको विधि भी बनाना है और उसी 10 में सबको कानून उसको लागू भी करना है। मतलब कोई काम का जो है बंटवारा सही से नहीं हुआ था, है ना। हाँ, तो इससे क्या होता था कि परेशानी होती थी। तो यहाँ पर तय किया गया इस अधिनियम के तहत कि अब गवर्नर जनरल का जो परिषद है उसका 2 पार्ट में बांट दिया जाएगा। एक परिषद का नाम होगा विधि बनाने वाली संस्था और दूसरी पार्ट का नाम होगा उसी विधि को लागू करने वाली संस्था। तो इस प्रकार अभी से अगर तुलना करें अपने संविधान में, तो विधि बनाने वाली संस्था क्या नाम है? संसद। और उसको उसी विधि को लागू करने वाली संस्था क्या नाम है? कार्यपालिका, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद। तो ये दोनों का नींव यहाँ पड़ गया, कह सकते हैं कि दोनों का नींव यहाँ पड़ गया। तो इस अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी कि गवर्नर जनरल के, लिखिए, गवर्नर जनरल के इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के परिषद को 2 भाग में बांट दिया गया। एक का नाम विधायी परिषद, तो दूसरा का नाम कार्यकारी परिषद। एक का नाम विधायी परिषद, विधायी परिषद, तो दूसरा का नाम कार्यकारी परिषद। विधायी परिषद का क्या कार्य होता था? अब देखिए, कार्य को बांट दिया गया। पहले क्या था? मिक्स था, सब काम कर रहा है ना। एक डिफाइंड नहीं है कि कौन क्या करेंगे, यहाँ पर डिफाइंड कर दिया गया। तो इसमें है कि अब गवर्नर जनरल के अधीन 2 संस्था हो गई। भारत के गवर्नर जनरल के अधीन 2 संस्था हो गई। एक संस्था का नाम है विधायी परिषद, दूसरा संस्था का नाम है कार्यकारी परिषद। विधायी परिषद क्या काम करेंगे? वो जो ब्रिटिश संसद के द्वारा अधिनियम बना के दिया जा रहा है, वो इसके लिए संविधान होगा। उसी संविधान के अनुकूल यहाँ शासन करना है। उसको शासन करने के लिए इसको विधि बनाना होगा, छोटा छोटा, है ना। जैसे अब समझते हैं कानून बनाना होगा, कैसे लोगों को डिसिप्लिन किया जाए। तो इसके लिए ये जो है, ये परिषद ये कानून बनाएगा, ठीक है। तो किसकी भावना के तहत? चार्टर अधिनियम 1853 उसके लिए संविधान है, तो उसके तहत बनाएगा, या और समय समय पर जितना भी अधिनियम आएगा उसके आधार पर बनाएगा वो। तो विधायी परिषद का काम था मूल रूप से क्या, कि
शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कानून का निर्माण करना, और कार्यकारी परिषद को काम दे दिया गया कि इसके द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना। कानून को लागू करना। ठीक है, अब काम बांट दिया गया, और ये दोनों जो है, दोनों के हेड बॉस कौन है? भारत के गवर्नर जनरल। ठीक, ये है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभी वर्तमान का जो हमारा विधायिका संसद है और कार्यपालिका है, ये दोनों का नींव इसी अधिनियम में पड़ गया। इस चीज़ को भी लिख लीजिए। संसद का भी तो यही काम है ना, जस्ट काम, कानून को बनाना अपना संविधान के द्वारा, और कार्यपालिका का काम क्या है? उसको लागू करना। ठीक है, ये हो गया। इस अधिनियम में एक और बात कहा गया कि अब वहाँ याद करिए, खुली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कहा गया था 33 वाला एक्ट में, लेकिन लागू नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर उस चीज़ को फॉलो करवा लिया गया। अब इसमें एकदम नियमतः करवा लिया गया। कहा गया कि अब सिविल सेवाओं की नियुक्ति में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो है भागीदारी नहीं होगी। अब उसकी नियुक्ति के लिए एक खुली प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि अब सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भागीदारी नहीं रहेगी। पहले क्या होता था, उसके बाद उसकी में टेल में जोड़ लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले सिविल सेवकों की नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सिफारिश के आधार पर ही किया जाता था। क्योंकि इससे पहले सिविल सेवकों की नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सिफारिश पर ही किया जाता था, उसे अब समाप्त कर दिया गया है ना। ये तो कानून की बात हो गई, इसको लागू कैसे करना है इस समझिए। ठीक, इसको लागू करने के लिए कहा गया एक मैकाले आयोग का गठन किया गया इसी अधिनियम में। मैकाले आयोग का गठन, उसी के सिफारिश पर यह बात कहा गया था। ये अभी जो ये मैकाले आयोग के सिफारिश पर 1854 में। ठीक है, ये मैकाले आयोग किस विषय पर था? वहां पर था विधि को लेकर, यहां है प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर, है ना। नाम वही है, काम अलग अलग है। ठीक है, तो ये मैकाले आयोग जो है, इसी के सिफारिश पर अब निर्णय लिया गया कि सिविल सेवकों की नियुक्ति जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सौजन्य से नहीं होगा, बल्कि ओपन परीक्षा से होगा। तो इसी ओपन परीक्षा का परिणाम यह हुआ कि अब उसमें अब भारतीय भी शामिल हो सकते थे। इसका मतलब है कि उस सिविल सेवा की प्रतियोगिता परीक्षा में अब भारतीय भी शामिल हो सकते थे। लिख लीजिए इस बात को, अब भारतीय भी शामिल हो सकते थे। इस प्रकार प्रथम वह भारतीय कौन थे जो सिविल सेवक बने थे, ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। हाँ, सत्येंद्र नाथ टैगोर वह प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने ICS की परीक्षा, मतलब सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी। इसके बाद तो बहुत लोग किए हैं, सुभाष चंद्र बोस भी किए, सुरेंद्र बनर्जी भी किया, बहुत लोग किए, लेकिन प्रथम व्यक्ति यही है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, लेकिन उनको भी पास करने में समय लग गया। 1854 से खुला प्रतियोगिता शुरू हो गया है, लेकिन प्रथम भारतीयों को इसमें शामिल होने में, पास करने में समय लग गया। कब? सत्येंद्र प्रसाद टैगोर कब हुए थे? 1863 में। 1863 में सिविल सेवक का परीक्षा वो पास किए थे। इस अधिनियम में क्या इंपॉर्टेंट बात था ये कहिए। इस अधिनियम में एक ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आपका अभी का संसद है और जो कार्यपालिका है उसका नींव पड़ गया, यहाँ पड़ गया ना नींव,
देखें, गवर्नर जनरल का जो परिषद है उसको दो पार्ट में बांट दिया गया, एक काम विधि बनाना, दूसरा का काम उस विधि को लागू करना। तो अभी भी तो वही हो रहा है। राष्ट्रपति को गवर्नर जनरल मान लीजिए, और उसका एक अधीन एक संसद को मान लीजिए, और एक प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद को मान लीजिए। तो संसद विधि बना रही है और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद उसको लागू कर रही है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद उसको लागू कर रहा है और आपका संसद विधि बना रही है। तो ये दोनों काम वहाँ भी था, वहीं से स्टार्ट हो गया। तो हम कह सकते हैं ये जो संस्था है उसका नींव वहाँ है। इसके बाद कौन सा अधिनियम है बताइए?